हेलो गाइस, आज मैं डीप इन माय हार्ट ड्रामा की पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि यीफे आके हनबिंग को कहता है कि वो हनबिंग के लिए कॉफ़ी ख़रीदना चाहता है, लेकिन हनबिंग नहीं जाती क्योंकि उसे इस इंसान को हॉस्पिटल ले जाना है जिसे उसने हिट किया था एक्सीडेंटली। यीफे उस इंसान का चेहरा देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसे यीफे ने 10 मिनट पहले ही देखा था। इस इंसान का हाथ यीफे के हाथ से टच हुआ था, तो यीफे ने इस इंसान की थॉट्स सुनी थी। ये आदमी सोच रहा था कि वो आज किसी लड़की का मर्डर करेगा और अब वो आदमी हनबिंग के कार में है। शायद ये आदमी हनबिंग को ही मारना चाहता है। यीफे फ़ौरन हनबिंग के कार को फॉलो करता है। यह आदमी हनबिंग को कहता है सामने ही एक हॉस्पिटल है और वो उसी हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन इस आदमी ने हॉस्पिटल की जो लोकेशन बताई वहाँ तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, ये तो एक सुनसान जगह है। यह आदमी हनबिंग को पूछता है कि क्या उस दिन हनबिंग ने क्लब में मर्डर का चेहरा देखा था, और फिर वो हनबिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ यीफे आता है तो ये आदमी भाग जाता है। हनबिंग कहती है कि ये इंसान ही मर्डरर है। यीफे उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये इंसान यीफे पर ही अटैक करके भाग जाता है। यीफे शू गाओ शेंग को कॉल करता है। असल में उस इंसान ने जानबूझकर हनबिंग को अप्रोच किया था। हनबिंग ही विटनेस है उस मर्डर केस के, तो शायद यही किलर है और हनबिंग को इसीलिए मारना चाहता है। यीफे को हनबिंग के कार में साइनाइड की बोतल मिलती है जो शायद उसी इंसान की थी। नेक्स्ट क्लब में जो मर्डर हुआ था उस विक्टिम की मौत भी साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से ही हुई थी। शू गाओ शेंग आके हनबिंग को पूछता है कि हनबिंग ने मर्डरर को अपने कार में आने ही क्यों दिया। हनबिंग कहती है उसे नहीं पता था ये इंसान ही मर्डरर है। तो शू गाओ शेंग कहता है पहले तो तुमने बोला था कि तुमने मर्डरर को देखा है। असल में ये बात हनबिंग की दूसरी पर्सनालिटी हनशुए ने कहा था। यीफे कहता है कि हनबिंग ने उस इंसान को एक्सीडेंटली कार से हिट किया था तो वो पैनिक हो गई थी, शायद इतना ध्यान नहीं दिया हनबिंग ने। यीफे हनबिंग के लिए मेडिसिन लाता है क्योंकि हनबिंग के हाथों में चोट लगी थी। हनबिंग कहती है यीफे को इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यीफे कहता है कि हनबिंग को बस थैंक्स बोलना चाहिए। यीफे ने हनबिंग की मेमोरी कार्ड से वीडियो डिलीट की थी, लेकिन अब उसने हनबिंग की जान बचाकर उसकी हेल्प भी की, तो अब हनबिंग उस बात की वजह से यीफे से नाराज़ नहीं रह सकती। हनबिंग घर जाके शाओ ज़ैंग से बात करती है। शाओ ज़ैंग हनबिंग को पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए बोलती है, लेकिन हनबिंग को पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी हनबिंग को याद आता है कि 3 साल पहले भी एक औरत की मौत साइनाइड पॉइजनिंग के वजह से ही हुई थी। तो क्या उसी किलर ने फिर से मर्डर करना शुरू किया है? शायद ये एक सीरियल किलिंग की केस है। शाओ ज़ैंग बाहर कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाती है। हम देख पाते हैं कि कोई हनबिंग के घर पे नज़र रख रहा था और शाओ ज़ैंग के जाते ही शायद वही इंसान ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे नॉक कर रहा था। हनबिंग डर जाती है क्योंकि शाओ ज़ैंग तो दरवाज़ा नॉक नहीं करेगी, उसे तो डोर लॉक पता ही है। तो ये कौन है? थोड़ी ही देर बाद शाओ ज़ैंग वापस आती है। शाओ ज़ैंग हनबिंग को इतना नर्वस देख के पूछती है कि क्या हुआ उसे, लेकिन हनबिंग कुछ नहीं बताती। अगले दिन पुलिस नेक्स्ट केस की विक्टिम शेन में जू के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ पुलिस को 2 फोटोग्राफ्स मिलती है। एक थी यूसीमिन की जिसे दूसरी लड़कियाँ बुली कर रही थी और दूसरी फ़ोटो बहुत पुरानी थी, लेकिन वो फ़ोटो भी सिमिलर थी। उस फ़ोटो में भी एक लड़की थी जिसे दूसरी लड़कियां मिलकर बुली कर रहे थे। लेकिन शेन में जू ने ये फ़ोटोज़ क्यों ली थी ये उन्हें कोई आइडिया नहीं है। शू गाओ शेंग यीफे से इस बारे में बात करता है। यीफे को ये तो पता नहीं था कि यूसीमिन को कोई बुली करता है, लेकिन उसे आइडिया तो था कि यूसीमिन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। हनबिंग शू गाओ शेंग से मिलके उसे 3 साल पहले के केस के बारे में बताती है जहां उस औरत की मौत भी साइनाइड पॉइजनिंग से ही हुई थी, लेकिन इससे ये बात कंफर्म नहीं हो सकती कि ये सीरियल किलिंग का केस है
क्योंकि 3 साल पहले हुई मर्डर केस की विक्टिम में और नेक्स्ट क्लब में हुई मर्डर विक्टिम में कुछ कॉमन नहीं है। हनबिंग ये पता लगाना चाहती है कि उन दोनों लड़कियों में क्या कॉमन है, लेकिन शू गाओ शेंग फिलहाल उसी आदमी को पकड़ना चाहता है जिसने हनबिंग को मारने की कोशिश की थी। यीफे के पास एक आइडिया है जिससे वो लोग उस इंसान को पकड़ सकते हैं। यीफे कहता है उन्हें उस इंसान की फ़ोटो न्यूज़ में दिखा देनी चाहिए जिससे सभी लोग उस इंसान को देख पाएंगे। इससे दो चीज़ें होगी, या तो वो इंसान खुद ही उनके सामने आ जाएगा या फिर लोगों से उसके बारे में उन्हें कोई क्लू मिल जाएगी। हनबिंग इस बारे में चीफ एडिटर से जाके बात करती है कि ये इंसान ही शायद मर्डरर है और शायद ये एक सीरियल किलिंग का केस है। हो सकता है इसी इंसान ने 3 साल पहले उस लड़की का भी मर्डर किया था। अगले दिन न्यूज़ में इस इंसान की फ़ोटो दिखाई गई और 3 साल पहले की केस के बारे में भी बात हुई। हनबिंग यीफे से मिलती है और यीफे कहता है कि वो इंसान जिसने हनबिंग पर अटैक किया था शायद वो एक होमलेस इंसान है, रास्ते में ही रहता है। उसके शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और उस इंसान के हैंड्स बहुत रफ थे। उसके फिंगर टिप्स में क्रैक्स भी थे, यानी वो शायद बहुत महीनों से रास्ते में ही रहता है। तो इसलिए हनबिंग और यीफे उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ होमलेस लोग रहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें वो इंसान नहीं मिलता। फिर यीफे और हनबिंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यीफे हनबिंग को पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन हनबिंग नहीं मानती क्योंकि उसे तो पुलिस पर ट्रस्ट ही नहीं। यीफे पूछता है वजह क्या है, तो हनबिंग बताती है कि उसके पेरेंट्स का भी मर्डर हुआ था। यीफे आगे और कुछ नहीं पूछता। जब हनबिंग यीफे को एक टिश्यू पास करती है तो यीफे उसका हाथ पकड़ता है। यीफे बहुत कोशिश करता है हनबिंग की पास्ट देखने की, लेकिन इतने कोशिश के बावजूद उसे हनबिंग की पास्ट नहीं दिखती। उल्टा यीफे की तबीयत ख़राब होने लगती है, अनकॉन्शियस हो जाता है वो और उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। हनबिंग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, लेकिन रात के 12 बजने से पहले हनबिंग अपने फ़ोन पे हानशुए के लिए एक नोट लिखती है ताकि हानशुए को एक आइडिया रहे कि वो यहाँ क्यों है। यीफे को होश आता है तो उसके सामने हनबिंग की दूसरी पर्सनैलिटी थी, हानशुए। हानशुए की पर्सनैलिटी हनबिंग से काफ़ी अलग है और यीफे को भी बहुत अजीब लगता है। हानशुए उससे पूछती है कि वो हनबिंग से क्यों मिला, हनबिंग के साथ क्यों था वो। यीफे कहता है हानशुए को, तुम एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही हो, हम लोग तो साथ किलर को ढूंढ रहे थे ना। हानशुए यीफे को कहती है तुम हनबिंग को कभी भी कांटेक्ट मत करना और उससे मिलना भी नहीं। हानशुए को लगता है यीफे हनबिंग को लाइक करता है और इसलिए वो उसे हनबिंग से दूर रहने के लिए बोलती है। असल में हानशुए नहीं चाहती कि हनबिंग को फिर से कोई लड़का हर्ट करे। पास्ट में हनबिंग यांग चुन्यू के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन हनबिंग की ऐसी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ यांग चुन्यू डील नहीं कर पाया, फिर उनकी ब्रेकअप हो गई। हनबिंग बहुत हर्ट हुई थी इससे और हानशुए इसलिए हनबिंग के लाइफ में किसी भी लड़के को आने देना नहीं चाहती। शाओजेंग हानशुए को समझाती है कि हनबिंग के लिए एक नए रिलेशनशिप में रहना अच्छी बात होगी, क्योंकि हनबिंग उस इंसान से अपने सारे इमोशंस, सारी बातें शेयर कर पाएगी। तो हानशुए कहती है कि एक मॉन्स्टर के साथ कोई प्यार नहीं करेगा, हनबिंग एक मॉन्स्टर है। अगले दिन जब हनबिंग अपने लैपटॉप में काम कर रही थी तो उसके पास एक ईमेल आता है। सेंडर ने लिखा था ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय बुरे लोगों की वजह से नहीं होगा, बल्कि उन कोल्ड हार्टेड लोगों की वजह से होगा जो चुप रहते हैं। हनबिंग उस सेंडर को पूछती है कि वो कौन है, तो वो इंसान रिप्लाई करता है कि वो पास्ट में हनबिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अभी वो हनबिंग में इंटरेस्टेड है। हम देख पाते हैं जो इंसान हनबिंग को ईमेल सेंड कर रहा था वो उसी कैफ़े में है जहाँ हनबिंग भी है। उस इंसान ने ब्लैक जैकेट पहना था। हनबिंग भी समझ गई कि यही वो इंसान है। वो उस इंसान को फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर फॉलो करने के बाद वो इंसान पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन उस इंसान को फॉलो करते करते जहाँ हनबिंग आ गई वहाँ वो आदमी खड़ा है जिसने हनबिंग को कार में मारने की कोशिश की थी। हनबिंग इस आदमी से छुपने लगती है।
वो यीफे को कॉल करती है कि वो आदमी हानबिंग के पास ही खड़ा है, उसे जल्दी आने के लिए बोलती है। हानबिंग उसे लोकेशन सेंड करती है। वो आदमी हानबिंग को देख लेता है और हानबिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ शू गाओ शेंग आके हानबिंग को बचा लेता है और उस आदमी को भी अरेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद यीफे भी आता है और वो हानबिंग को संभालता है। हानबिंग बहुत डर गई थी। इस आदमी को पुलिस बहुत पूछती है कि क्या उसी ने नेक्स्ट क्लब में शेन में जू का मर्डर किया था, क्या वो हानबिंग को जानता है, लेकिन ये आदमी कुछ बोलता ही नहीं। पिछले 6 घंटे से ऐसा ही बैठा है बस। हानबिंग टाइम देखती है कि ऑलमोस्ट रात के 12 बजने ही वाले हैं और रात के 12 बजते ही तो हानशुए की पर्सनैलिटी आ जाती है हानबिंग के शरीर में। तो इसलिए हानबिंग यीफे को कहती है कि उसे घर जाना है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और देखती है कि शू गाओ शेंग उस आदमी को शेन में जू की फ़ोटो दिखाता है और पूछता है उस आदमी को कि क्या वो इस लड़की को पहचानता है। वो आदमी कहता है वो नहीं पहचानता, लेकिन जैसे ही गाओ शेंग बताता है कि इसी लड़की का मर्डर हुआ था नेक्स्ट क्लब में, तो वो आदमी अपना स्टेटमेंट बदल देता है। उस लड़की की फ़ोटो अच्छी तरह से देखने लगता है और कहता है उसी ने मर्डर किया था। यीफे को लगता है इस आदमी ने कुछ जल्दी ही अपनी क्राइम कन्फेस कर ली। ये सब देखते देखते हानबिंग भूल ही गई कि उसे घर जाना है। 12 बजते ही हानशुए की पर्सनैलिटी आ जाती है हानबिंग के शरीर में। जब हानशुए देखती है वो आदमी बोल रहा है कि उसी ने मर्डर किया था नेक्स्ट क्लब में, तो हानशुए बोलने लगती है ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मर्डरर नहीं है। हानशुए को पता है क्योंकि उसी ने मर्डरर को देखा था उस दिन क्लब में। और यहीं पे पार्ट 2 एंड होती है।